वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। आप सभी लोगों का बायोलॉजी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एड्स। ठीक है, एड्स का मतलब क्या है तो आप सभी लोग इसका फुल फॉर्म से भली भांति वाकिफ होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब इसमें देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो, अब इम्यूनो वर्ड लिया आता है क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट लाता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर ये घातक होता है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए। दूसरा, ये सिंड्रोम वर्ड का मतलब होता है कि बहुत बड़ा घर, और एक ऐसा घर जहां पे ना तो उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई किसी का अंदाजा ना लगाया जाए। इसका मतलब कि जिस व्यक्ति को ये एचआईवी वायरस हो जाएगा, उस व्यक्ति का जो शरीर होगा वो कहीं ना कहीं एक रोगों का सिंड्रोम बन जाएगा, एक घर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आइए जरा विशेष तरह से पढ़ते हैं इसको हम लोग। बात आइए, ये कौन से वायरस से होता है? एचआईवी वायरस है। एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आप सभी लोग जानते भी होंगे इस वायरस को। साथ ही साथ इस वायरस का एक दूसरा नाम है लिम्फेडिनोपैथी डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, आप याद रहे, याद रख सकते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आइए जरा देखें, तो इस एड्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमारे शरीर में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र जिसको हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम, इस इम्यून सिस्टम को बनाने का या चलाने का जो कार्य होता है डब्ल्यूबीसी में कहीं ना कहीं लिम्फोसाइट का। ये लिम्फोसाइट होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहला लिम्फोसाइट क्या? बी लिम्फोसाइट। दूसरा है हमारे पास टी लिम्फोसाइट। अब इसका नाम बी लिम्फोसाइट क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो बी लिम्फोसाइट है इसका निर्माण कहां पर होता है? देखिए साफ साफ लिख रखा है कहां पर निर्माण होता है। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। आइए लगे हां तो ये भी देख लें कि अस्थि मज्जा का मतलब क्या है। तो कहीं ना कहीं आपने ये हड्डी देख रखी है, हड्डी के जो बीच का स्पेस होता है इसमें कुछ लाल रंग के पदार्थ मिलते हैं, और यही है वो लाल रंग का पदार्थ जो बीच में पाया जाता है, हम इसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। और यहीं पर रक्त के सारी कणिकाएं तैयार होती हैं, जिसमें क्या हमारा डब्ल्यूबीसी भी तैयार होता है। अब डब्ल्यूबीसी में बात कर रहे हैं बी लिम्फोसाइट का। ये बी लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। साथ ही साथ इसका परिपक्वन यानी कि ये तैयार भी बोन मैरो में ही हो जाता है, अस्थि हो जाता है। तो यहां से बी वर्ड को उठा करके कहीं ना कहीं नाम रख दिया गया क्या? इसका बी लिम्फोसाइट। दूसरा टी लिम्फोसाइट। अब इसका नाम टी लिम्फोसाइट क्यों पड़ा? देखो बनने को बना ये भी कहां पर है? बोन मैरो में ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमारी ग्रंथि होती है थाइमस, तो इसका निर्माण हुआ है बोन मैरो में, जबकि इसका परिपक्वन कहां पे हुआ है? थाइमस में। और थाइमस से एक वर्ड उठाया गया है क्या? टी, और इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? टी लिम्फोसाइट। चलिए यहां तक की बातें क्लियर हुई कि डब्ल्यूबीसी में कहीं ना कहीं लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग कुछ बात देखें जरा। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए हम बात कर रहे थे कि बी लिम्फोसाइट का, और दूसरा था हमारे पास टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो होता है ये होता है वापस से दो प्रकार का। एक होता है प्लाज्मा बी सेल, दूसरा होता है मेमोरी बी। ठीक है, अब टी लिम्फोसाइट की बात करें तो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये होते हैं चार प्रकार के। सबसे पहला टीएच, फिर दूसरा टीके, तीसरा टीएस और चौथा टीएम। अब देखिए एच का मतलब क्या होता है? हेल्पर, हिंदी में कहते हैं सहायक। के का मतलब होता है किलर, हिंदी में कहते हैं मारक। एस का मतलब होता है सस्प्रेसर, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संदमक। और एम का मतलब होता है मेमोरी, और मेमोरी शब्द यहां भी है और यहां भी है। इन दोनों का मतलब होता है हिंदी में स्मृति कोशिका। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे कि जो लिम्फोसाइट होते हैं ये हमारे लिम्फोसाइट दो प्रकार के हैं। सबसे पहला बी लिम्फोसाइट, दूसरा टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट दो प्रकार का है, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। और टी लिम्फोसाइट कितने प्रकार के? चार प्रकार के। टी हेल्पर, टी किलर, टी सस्प्रेसर, टी मेमोरी। हिंदी में कहते हैं सहायक, मारक, संदमक और स्मृति कोशिका। चलिए, और साथ ही साथ हमारे शरीर में बनते हैं 5 तरह के प्रतिजैविक, और यही वो प्रतिजैविक हैं
प्रतिजैविक, जिसको आप एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं, एंटीबॉडी। अब इनको लिखना हो तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, आईजीडी, आईजीई, उसके बाद आईजीएम, आईजीए और लास्ट आईजीजी। यही वो 5 आपके एंटीबॉडी हैं जो आपके बाह्य प्रतिजनों से आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाह्य प्रतिजन कहने का मतलब कि जो चीज हमारे शरीर में पहले से उपस्थित नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिजन कहते हैं। अब वो हमारे शरीर में आती है, हमारे लिए घातक होती है, उन सब से लड़ने में सहायक होते हैं। कौन? ये पांचों के पांचों। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी जानिएगा। देखो ये कौन है, टी हेल्पर कोशिका या टी हेल्पर सेल। किसका टाइप है ये? टी लिम्फोसाइट का। ये कोशिका लगातार प्रेरित करती रहती है किसको? प्लाज्मा बी सेल को। ये कौन प्रेरित कर रहा है? टी हेल्पर सेल। क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है। किसको प्रेरित कर रही है? प्लाज्मा बी सेल को प्रेरित कर रही है। और बदले में प्लाज्मा बी सेल क्या करता है? 5 प्रकार का क्या बना रहा है? एंटीबॉडी, जो हमें एंटीजन से लड़ने में सहायता देता है, यानी कि बाह्य प्रतिजन से लड़ने में सहायता देता है। अब हमें क्या पढ़ना है? एड्स। एड्स में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें एक वायरस से खतरा होता है, उसका नाम है क्या? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जैसे ही किसी व्यक्ति को ये HIV वायरस संक्रमित करता है तो ये HIV वायरस सीधा के सीधे उस व्यक्ति के लिम्फोसाइट में पहुंचता है। किसके पास? टी लिम्फोसाइट के पास। और टी लिम्फोसाइट में किसके पास? टी हेल्पर कोशिका, सहायक कोशिका, जो लगातार प्रेरित कर रही है किसको? प्लाज्मा बी सेल को, और लगातार क्या बनवा रही है? 5 तरह के प्रतिजैविक। लेकिन जैसे ही ये HIV वायरस प्रवेश करेगा किसी व्यक्ति में, वो सीधा का सीधा टी हेल्पर कोशिका को नष्ट कर देगा। अब उस व्यक्ति के अंदर टी हेल्पर कोशिका उपस्थित नहीं है, अब प्लाज्मा बी सेल को कोई प्रेरित करने वाला नहीं है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि अब उस व्यक्ति के अंदर क्या नहीं बनेगा? प्रतिजैविक नहीं बनेगा। अब वो व्यक्ति किसी लोग से लड़ने की क्षमता नहीं रखता है। अगर उसे बुखार भी होगा ना, सर्दी भी होगा ना, वो रोग कतई उसके शरीर से बाहर नहीं जाएगा। एक रोग आएगा, वो खत्म नहीं होगा, फिर वापस दूसरा रोग आएगा, वो भी खत्म नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा कि उस व्यक्ति का शरीर जो होगा रोगों से भर जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एक ऐसा घर जिसके अंदर रोग भरे पड़े। ठीक है, चलिए अब इसके साथ साथ एक छोटा सा बिंदु हम लोग और जान लेते हैं। ये रोग फैलता कैसे? लोगों के मन में बहुत सारी गलत विचारधाराएं होती है। हाँ, माना जाता है या एक्चुअल में ये रोग नाजायज यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलते हैं। यदि कोई एक पुरुष और कोई एक स्त्री, दोनों में से कोई एक क्या हो? HIV पॉजिटिव रहा, HIV पॉजिटिव रहा और यौन संबंध बनाते समय यदि उन्होंने किसी प्रकार का यौन संबंधित प्रोटेक्शन का प्रयोग नहीं किया, अर्थात कि कॉन्डम का प्रयोग नहीं किया है, तो एक से दूसरे में क्या हो जाएगा? ये रोग संचरित हो जाएगा। ये भी एक माध्यम है। दूसरा, रक्त स्थानांतरण से भी ये कहीं ना कहीं एक से दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्त उठा करके दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, ऐसी स्थिति में वो HIV पॉजिटिव वाला रक्त जैसे ही एक सामान्य व्यक्ति में जाएगा, वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? HIV पॉजिटिव हो जाएगा। ज्यादातर लोगों, कहीं ना कहीं पुरुष क्या करते हैं? सलून वगैरह में जाते हैं। तो सलून में जाते हो तो कृपया करके आपके जो बार्बर हैं, आप उन्हें समझाइए कि ब्लेड वगैरह जो उस्तरा वगैरह प्रयोग करते हैं, थोड़ा उसकी साफ सफाई रखें। और यदि आपको डाउट लगता है तो आप किसी मेडिकल में जाकर के या फिर किसी हॉस्पिटल में जाकर के आप अपना जांच करा सकते हैं, है ना? किसका जांच? HIV का जांच। उस जांच को कहा जाता है एलिजा। इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, और ये क्या गले मिलने से फैलता है? कतई नहीं। ना तो ये गले मिलने से फैलता है, ना ही कहीं ना कहीं हाथ मिलाने से। ये रोग ऐसे संचरित नहीं होता है। संचरित कराने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा कि रक्त स्थानांतरण होना चाहिए, या फिर किसी तरीके से उस व्यक्ति का रक्त आपके रक्त के संपर्क में आना चाहिए। मेन तो टॉपिक ये। दूसरा, यदि असुरक्षित रूप से यौन संबंध बनाया जाए तब भी ये रोग एक से दूसरे में फैलता है, और बहुत ही ज्यादा ये घातक रोग है। इसका अभी हमारे पास कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। चलिए अब इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग देखेंगे
कब? कि जब इसके बारे में एक रिपोर्ट लेकर आएंगे हम लोग कि एलिजा टेस्ट क्या होता है, कैसे ये जांच की जाती है कि कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या नहीं। उसी से मैं बात करेंगे कि इसके संबंध में, या फिर जिस व्यक्ति को ये हो रखा है रोग, उस व्यक्ति को कैसे कुछ हद तक सही किया जाए, या यदि वो व्यक्ति रोग से ज्यादा पीड़ित है तो कैसे उसको थोड़ा सा सही किया जाए। चलिए, आज तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।